स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 13 यानी वर्कशीट नंबर 13 और आज डेट है 10 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था और हमने सीखा था हम कैसे एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों के यदि वर्ड प्रॉब्लम यानी कथन वाले क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पर कथन लिखा हो और उस कथन को हल करना हो, तो हम उसको कैसे हल करते हैं। तो आज की वर्कशीट अगर आप पहले इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें दी गई है महिमा और श्वेता की बातचीत। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है महिमा ने श्वेता से। महिमा ने श्वेता से क्या पूछा? महिमा ने श्वेता को कहा है महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। तो श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों आयु का कुल योग है 30। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो श्वेता ने महिमा को आंसर दिया एक पहेली के जैसे कि मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और हम दोनों की उम्र का योग यानी आयु का योग है 30। तो महिमा जो है अंदाज़ा लगाती है इस पहेली का कि कैसे मैं बता सकती हूँ कि श्वेता की उम्र क्या है। तो चलो हम देखते हैं महिमा ने कैसे अंदाज़ा लगाया होगा। महिमा ने सोचा कि उसकी उम्र 10 हो सकती है और उसके भाई की उम्र 20 हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सम संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ के 30 भी आता है। लेकिन श्वेता ने क्या बोला था? उसकी और उसके बड़े भाई की उम्र सिर्फ सम संख्याएं नहीं है, वो दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो बेटा 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं। इसके बाद भी ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से भाग हो जाती हैं, वो सारी सम संख्याएं होती हैं। तो 2 के जस्ट बाद में 4 कितनी संख्याओं के बाद आ रहा है? 2 संख्याओं के बाद जमा 2 कर देंगे। 4 के बाद 6 कब आता है? जब 4 में 2 जुड़ जाता है। 6 के बाद 8 कब आता है? जब उसमें 2 जुड़ जाता है। तो ऐसे ही होती हैं क्रमागत संख्याएं जो एक के बाद एक आती है। जैसे कि आपने गिनती पढ़ी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? एक के बाद एक आने वाली, तो इनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए क्रमागत सम संख्याएं, तो यानी ऐसी सम संख्या जो एक के बाद एक है। जैसे आपसे बोला जाए 18 की क्रमागत संख्या होती है 19। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 18 की क्रमागत सम संख्या बताओ, यानी 18 के बाद आने वाली सम संख्या, तो वो क्या होती है? 20। तो 18 और 20 आपस में कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत सम संख्याएं। 18 के बाद 20 कैसे मिला? जमा 2 करने पर। अब अगर आपसे बोला जाए 22 की क्रमागत सम संख्या बताइए, तो 22 की क्रमागत सम संख्या यानी 22 के बाद आने वाली सम संख्या कौन सी है? 24। 21 नहीं होगी या 22 होगी? देखिए 24 होगी। तो 24 के आपकी 22 के बाद आने वाली क्रमागत सम संख्या बन जाएगी। तो उसने कौन सी संख्याएं सोची थी? 10 और 20। क्या 10 और 20 क्रमागत है? नहीं, सम संख्याएं तो हैं लेकिन क्रमागत नहीं है। तो इसलिए उसने बोला कि परंतु 10 और 20 तो क्रमागत नहीं है। अब उसके बाद फिर से उसने सोचा कि 18 और 12 हो सकती है, जिसका योग भी 30 होता है। लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत नहीं है। 18 के बाद कौन सी आती है सम संख्या? क्रमागत सम संख्या 20। और 12 के बाद कौन सी क्रमागत संख्या आती है? 14। तो अब इसने तो 12 और 18 बोला था, इसीलिए इसने बोला कि 12 और 18 तो सम संख्याएं हैं लेकिन क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। अब इसने सोचा ऐसे तो काम नहीं बन रहा है, अध्यापिका के तरीके से यानी जैसे इसकी मैम ने इसको सिखाया था वैसे ही करना पड़ेगा। तो चलो देखो उसकी मैम ने इसको कैसे सिखाया था। इसने माना कि श्वेता की जो उम्र है वो 2 गुना x है, यानी 2x है। अब श्वेता की उम्र 2x क्यों ली गई? क्योंकि श्वेता की उम्र कैसी संख्या है? सम संख्या। और सम संख्याएं 2 से गुना होने वाली संख्याएं होती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग भी हो सकती है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, अगर मैं 12 बोलूँ तो वो भी, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं। और सम संख्याएं देखिए क्या है? 2 गुना 1, ये क्या होता है? 2 गुना 2, ये क्या होता है? 2 गुना 3, ये होती है 2 गुना 4, और 12 होती है 2 गुना 6। तो श्वेता की उम्र भी क्या हो सकती है? 12 गुना x। ठीक है। अब 2 गुना x। अब उसके बड़े भाई की उम्र क्या होगी? उसी में 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की उम्र क्रमागत सम संख्याओं के जैसे हैं। यानी अगर एक संख्या 2 है तो उसकी क्रमागत सम संख्या कैसे निकाली जाती है? उसी में 2 को जोड़ के। तो अगर एक सम संख्या 2x है तो उसकी क्रमागत कैसे निकाली जाएगी? उसी में 2 को जोड़ के। और उसके बाद उसने ये भी बोला था कि मेरी और मेरे भाई की उम्र का योग यानी आयु का योग कितना है? 30। तो देखिए 2x जो है श्वेता की उम्र है और 2x जमा 2 है उसके भाई की उम्र। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है? 30। तो यही हमने यहाँ लिखा। अब देखिए 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x बन जाएगा। ये वाला 2 ऐसे का ऐसे इसके साथ लिखा हमने। अब इसके बाद 4x को
4x जमा 2 बराबर 30 के आया था। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 30 के पास जाएगा घटा होने के लिए, तो 4x बच जाएगा यहाँ पे और 30 घटा 2 दूसरी तरफ हो जाएगा। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा 28 के। अब 4 और x आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो x का मान आप कैसे निकाल लेंगे, x का मान निकालने के लिए 4 को 28 के पास जाना पड़ेगा। यहाँ गुना हो रहा था तो वहाँ नीचे लिखा जाएगा भाग में, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो x का मान देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, x का मान आ जाएगा 7। यानी श्वेता की जो उम्र है वह निकलेगी 2 को 7 से गुना करवाने पर। क्यों निकलेगी 2 को 7 से गुना कराने पर, क्योंकि श्वेता की उम्र को हमने x नहीं माना था, हमने माना था 2x। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, x की जगह पर 7, तो श्वेता की उम्र आ जाएगी 14 साल। तो कितनी इंटरेस्टिंग पजल श्वेता ने महिमा से पूछी थी। आप भी ऐसी पजल पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, पजल्स को खुद बना सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। आपसे बोला जा रहा है कि प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये है। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्के 5 के सिक्कों की तुलना में दुगने हैं। तो बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के होंगे। जैसे आप गुल्लक में पैसे डालते हैं तो प्रवीण ने भी गुल्लक में पैसे डालकर पैसे कितने इकट्ठे कर लिए, 180 रुपये इकट्ठे कर लिए। लेकिन अपनी गुल्लक में वो हमेशा 2 और 5 के ही सिक्के डालता था और उसने दक्ष को ये भी बताया कि मेरी गुल्लक में 2 के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 के सिक्कों की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में दुगने हैं। यानी अगर उसके पास 5 रुपये के अगर 10 सिक्के होंगे तो उसके पास 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, दुगने। 5 के दुगने, 5 के अगर 10 सिक्के हैं तो 2 रुपये के उससे दुगने होंगे, तो 10 का दुगना कितना होता है, 20। तो यानी 2 रुपये के उसके पास 20 सिक्के होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो हमें निकालना होता है यहाँ पे हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है कि 5 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के थे उसके गुल्लक में। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, उसके पास 5 रुपये के S सिक्के हैं। यहाँ पर S लिखा गया है। यहाँ पर आप कोई भी इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 रुपये के उसके पास कितने सिक्के होंगे, दुगने। जितने उसके पास 5 के सिक्के थे उसका दुगना, यानी S का दुगना कितना हो जाएगा, 2 गुना S। अब इसके बाद देखिए अगर आपके पास एक सिक्का होता 5 रुपये का, अगर आपके पास 5 रुपये का एक सिक्का होता तो आपके पास कितने पैसे होते, एक सिक्का होता 5 रुपये का तो आपके पास कितने पैसे होते, 5 रुपये ही होते। अगर आपके पास 2 सिक्के होंगे 5 रुपये के तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 5 गुना 2 हो जाएंगे। अगर आपके पास 3 सिक्के होंगे 5 रुपये के तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 5 गुना 3 हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 सिक्के होंगे 5 रुपये के तो कितने पैसे हो जाएंगे, 5 गुना 4 हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास S सिक्के होंगे 5 रुपये के तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 5 गुना S हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि प्रश्न के अनुसार उसके पास 5 रुपये के अगर S सिक्के हो तो उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे 5 के सिक्कों के रूप में, 5 गुना S। इसी प्रकार 2 के सिक्के कितने माने थे, 2S जो है सिक्कों की संख्या है और 2 रुपये के सिक्के हैं तो 2 गुना 2S करेंगे तो कुल राशि आ जाएगी, कुल पैसे आ जाएंगे जो 2 रुपये के रूप में है उसके पास। और इन दोनों का जो योग है यानी 5 के सिक्कों से उसके पास जितने पैसे बनते हैं और 2 के सिक्कों से उसके पास जितने पैसे बनते हैं उनका जो जोड़ है वो होता है 180, क्योंकि कुल जो सिक्के थे, कुल जो उसके पास राशि थी गुल्लक के अंदर वह कितनी थी, 180। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 180। अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए 5S तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4S बराबर है 180 के। अब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9S बराबर है 180 के। अब 9 और S आपस में क्या हो रहा है, गुना। तो जब ये 180 के पास 9 जाएगा तो 9 भाग में आ जाएगा, तो S का उत्तर आ जाएगा हमारा 180/9। और जब आप काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 साथ में लगा देंगे तो S का मान कितना आ जाएगा, 20। यानी 5 के सिक्कों की कुल संख्या आ गई आपके पास 20 और 2 के सिक्कों की कुल संख्या कैसे निकाली जाएगी, 20 का दुगना करके यानी 2S करके। S का मान डाल दीजिए 20 तो हमारे पास 2 के सिक्कों की संख्या आ गई 40। तो ये प्रश्न भी कितना इंटरेस्टिंग था। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ अन्य प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कि कुल 50 प्रश्न थे। यानी वीना ने एक टेस्ट दिया जिसमें कि 50 क्वेश्चंस थे। अब सही जवाब देने पर उसको 4 अंक मिल जाते हैं, यानी
जब वो सही जवाब देती है तो उसको मैम 4 मार्क्स दे देती है, और गलत जवाब देने पर उसका 1 अंक काटा गया है। तो जैसे ही वो गलत आंसर करती है उसका 1 नंबर कट जाता है, मिलता उसको कुछ भी नहीं है लेकिन 1 नंबर उसका कट जाता है। तो यदि वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो, तो वीना अगर टेस्ट में सभी क्वेश्चंस लिखकर आई हो तो उसके कुल अंक आते हैं 80, उसके टेस्ट में 80 नंबर आते हैं। तो आपको बताना है, तो बताइए कि उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया होगा और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया होगा यदि उसके 80 नंबर आए हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर उसने क्वेश्चंस कितने करे थे, उसके पेपर में क्वेश्चंस कितने आए थे, 50 सवाल आए थे। अगर मान लीजिए वो 50 में से 20 सही जवाब लिखती, सही और गलत, ठीक है, अगर वह 20 सवालों के जवाब सही देती 50 में से, तो गलत कितने हो जाते, टोटल प्रश्न जो कुल प्रश्न थे वो कितने थे, कुल प्रश्न थे उसके पास 50 में से अगर वो 20 सही करती है तो गलत कितने करेगी, 50 में से 20 को घटा दो, कितने प्रश्न गलत करेगी, वो 30 प्रश्न गलत करेगी, ठीक है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वो 20 कर रही है या 30 कर रही है, हमसे तो यही पूछा गया है कि बताओ कितने सवाल उसने सही करे और कितने गलत करे। तो हम मान लेते हैं, माना सही जवाबों की संख्या है J। तो यदि वह J सवालों के जवाब सही देती है तो गलत कितने होंगे उसके सवाल, 50 में से J को घटा देंगे जैसे 20 के लिए करा था, तो यानी उसके गलत जवाब कितने होंगे, 50 माइनस J। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, 50 गलत जवाबों की संख्या है 50 माइनस J। अब सही जवाब देने पर उसको कितने अंक मिलते हैं, सही जवाब देने पर प्रश्न में हमने पढ़ा था उसको 4 अंक मिल जाते हैं, और गलत जवाब देने पर उसके कितने अंक काटे जाते हैं, उसका 1 अंक काट लिया जाता है। अब काटने का मतलब माइनस हो जाता है उसका 1 नंबर, ऐसे ही होता है ना, जब आपके अंक कटते हैं तो वो घट जाते हैं। अब कुल अंक कितने दे रखे थे, 80 आपको दे रखे थे कुल अंक। आपसे बोला जा रहा था कि बताइए कितने प्रश्न उसने सही करे होंगे और कितने गलत करे होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर वो 1 सवाल सही करती है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, अगर वो 2 सवाल सही करेगी तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 गुना 2। लेकिन वह कितने सवाल सही कर रही है, J सवालों के सही जवाब दे रही है, तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 4 गुना J मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर वो 1 सवाल गलत करती है तो उसके कितने नंबर कटते हैं, 1 नंबर कट जाता है, यानी -1 हो जाता है। अगर वो 2 सवाल गलत करेगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुना -1, यानी -1 से 2 बार उसके -1 हो जाएंगे, यही होगा ना। 1 सवाल गलत करती है तो 1 बार -1 हुआ, 2 गलत करेगी तो 2 बार उसके -1 हो जाएंगे, यानी -1 गुना 2 हो जाएगा। अब अगर कितने सवाल वो गलत कर रही है, 50 माइनस जे गलत कर रही है ना वो, तो उसके कितने अंक कट जाएंगे, -1 हो जाएगा 50 गुना J से, 50 घटा J से, 50 माइनस J से गुना, कि उसके इतने नंबर तो कट जाएंगे। अब तो देखो यही यहाँ पर करा गया, 4 सही जवाब दिए थे, J सही जवाब दिए थे और 1 के लिए 4 अंक है, तो 4 गुना J अंक मिल जाएंगे उसको सही जवाबों के लिए। और जो उसने गलत जवाब दिए, यहाँ बेटा माइनस करेंगे आप, जो उसने गलत जवाब दिए उसके लिए माइनस हो रहे हैं उसके अंक, तो कितने, 1 सवाल पे 1 अंक माइनस हो रहा है, तो 50 माइनस J सवालों पे कितने अंक माइनस हो जाएंगे, -1 गुना 50 माइनस J, और कुल अंक है उसके 80। तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो समीकरण है वो आ गया। तो चलो अब हल कर लेते हैं, 4J, ये तो 4J हो जाएगा। अब ये जो -1 था ये दोनों से गुना होगा, 50 से भी और इस J से भी, तो -1 जब 50 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -50, और -1 जब -J से गुना होगा तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा, 1J बराबर है 80 के। अब 4J और इस 1J को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, -50 बराबर है 80 के। अब ये -50 कहाँ चला जाएगा, इस 80 के पास, तो क्या लिखेंगे, 5J बराबर है 80 जमा 50, यानी आपके पास क्या उत्तर आ गया, 5J बराबर है 130 के। ठीक है, अब 5 और J आपस में गुणा हो रहे हैं, तो J अगर 5 अगर 130 के पास जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, इस तरीके से भाग के लिए। अब भाग कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और जो 3 बचेगा उससे 6 बन जाएगा, तो यानी हमारे पास J का मान कितना आ गया, 26। यानी उसके सही जवाबों की संख्या, सही जवाब जो उसने दिए वह कितने आ गए, 26। और उसके गलत जवाबों की संख्या भी तो हमें निकालनी थी कि उसने गलत जवाब कितने दिए, तो गलत जवाब हमने क्या माने थे, शुरुआत में देखिए हमने क्या लेट किया था गलत जवाबों को, 50 माइनस J। तो हम क्या लिखेंगे, गलत जवाब है उसके 50 माइनस J, और J का मान यहाँ डाल देते हैं, यानी 50 माइनस 26 करना है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 24। तो यानी वीणा ने 26 सही सवालों के जवाब दिए और 24 गलत सवालों के जवाब दिए, तो उसके अंक 80 बने। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, 7 से विभाजित होने वाले दो क्रमागत सम संख्याओं का योग
343 है। तो इन दो क्रमागत संख्याओं को बताइए कि ये क्या होगी। तो 7 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं किस प्रकार होती है, तो चलो पहले ये देखते हैं। 7 का पहाड़ा सभी को आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इसी तरीके से पहाड़ा आप सभी को पूरा आता होगा। अब आप देखिए 7 के बाद जो 14 आता है, ये कैसे हमारे पास आता है, इसमें हम 7 जोड़ देते हैं, क्योंकि 7 में 14 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। 21 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा पहाड़ा चलता रहेगा। और ये जो संख्याएं हैं 7, 4, 21, 28, 35, 42, ये सारी संख्याएं क्रमागत हैं, यानी 7 के पहाड़े में आने वाली क्रमागत। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बीच में से हमने छोड़ दी हो। तो यदि हम मान लें कि 7 से विभाजित होने वाली, यहाँ हमें बोला गया था ना 7 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या x है, जैसे कि यहाँ 7 है तो यहाँ मैंने x मान लिया, तो अगली संख्या मुझे कैसे मिलेगी, पिछली वाली संख्या में जैसे 7 में 7 जोड़ा तो मुझे अगली संख्या मिली ना, फिर 14 में 7 जोड़ा तो मुझे अगली संख्या मिली जो 7 से विभाजित होती है। तो इसी प्रकार अगर पहली संख्या x है, उसमें 7 जोड़ने पर मुझे अगली संख्या मिल जाएगी जो 7 से विभाजित होगी। तो हमारे पास दोनों संख्याएं मिल गई, और हमें बोला था इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना है 343। तो जोड़ लिया हमने, x में जोड़ लिया x जमा 7 को, तो हमें 343 मिल गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x और x जोड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2x जमा 7 बराबर है 343 के। अब x तो यहीं रहेगा, 2x तो यहीं रहेगा, 7 किसके पास जाएगा, इधर घटा हो जाएगा उधर जाके। तो 2x बराबर है 343 माइनस 7 के। तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, 3x बराबर है 336 के। अब 2 और x आपस में गुना हो रहे हैं, तो यानी x का मान निकालने के लिए इस 2 को कहाँ जाना पड़ेगा, 336 के नीचे जाना पड़ेगा। अब भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छिक जाएगा बेटा, लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पे। जब आप भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 168। तो यानी x का मान आपका आ गया 168, लेकिन हमें सिर्फ x का मान तो नहीं निकालना था, हमें तो दोनों संख्याएं चाहिए थी, x भी और x जमा 7 भी। तो x जमा 7 भी निकाल लेते हैं। x जमा 7 कैसे निकलेगी, इसी संख्या में 168 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका उत्तर 175। तो यानी दो संख्याएं जिनका योग तो 343 है, लेकिन दोनों 7 से विभाजित होती हैं। इसके बाद हमें जांच भी करके बतानी है। तो जांच में आप देखिए ध्यान से, जो आपने संख्याएं निकाली 168 और जो आपने संख्या निकाली 175, इन दोनों को जांचिए कि क्या ये दोनों संख्याएं 7 से विभाजित होती है। तो आप जब देखेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगे। और इन दोनों का योग भी आपको चेक करना, जोड़ के देखिए इनका कितना उत्तर आ रहा है आपको। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 343, और यही हमारा यहाँ पर योग था। तो हमने जांच भी लिया, हमने प्रश्न हल भी कर लिया। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि आप कैसे समीकरण को, जो रैखिक समीकरण एक चर वाले हैं, उनको हल करते हैं, और उनके लिए जो कथन वाले प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, यदि वह दे रखे हो तो उसको कैसे हल करते हैं। आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट का वर्क फिनिश करके अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।